द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी कुछ कहानियां बन जाती हैं जिनकी चमक और सीख हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। उनकी यादें कभी भी हमारे दिमाग से धुंधली नहीं हो पाती हैं। कैप्टन शालिनी सिंह की कहानी, उनके जीवन की कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। 23 वर्ष की उम्र में मेजर अविनाश सिंह भदूरिया की शहादत के बाद उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। अंदर से बिल्कुल टूट चुकी 23 साल की शालिनी ने अपने आप को संभाला और अपने पति को सच्ची श्रद्धांजलि दी, कैप्टन शालिनी सिंह बनकर। कैप्टन शालिनी सिंह आज हमारी गेस्ट हैं और हम उनसे बात करेंगे कि कैसे पिछले 20 वर्षों में उन्होंने, मैं कहूंगा, अनेकों जिंदगियां जी हैं और आज एक बहुत ही सफल मुकाम पर खड़ी हैं। आइए मिलते हैं कैप्टन शालिनी सिंह से। कैप्टन शालिनी सिंह, मैं आपका द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। शालिनी सिंह जो हैं वो अविनाश सिंह भदूरिया जी, जिन्होंने सन 2001 में शहादत हासिल की थी, उनकी पत्नी हैं। और उनकी शहादत के बाद उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा और एक अच्छा मुकाम बनाया। लेकिन ये जो 18 से 20 वर्ष का ये जो समय रहा है, इसमें मैं कहूंगा शालिनी जी, आपने जिस क्षेत्र में जैसे जैसे काम किया है, लगता है कि आपने 20 साल में बहुत से जीवन जी लिए हैं। तो लेकिन हम शुरुआत करते हैं जहां से शुरू हुए था आपका कैरियर। शादी से पहले जो शालिनी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, मुझे शो इन्फ्लुएंसर टॉक पे इनवाइट करने के लिए। और जो एक लाइफ रही है मेरी, वो बहुत मतलब चैलेंजिंग भी रही है, अच्छी भी रही है। लेकिन जो एक आपका सवाल था कि एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने से पहले और एक आर्मी ऑफिसर बनने से पहले लाइफ क्या थी, तो एक बहुत नॉर्मल लाइफ थी हमारी। जैसे कोई भी एक इंडियन फैमिली का हाउस होल्ड होता है, वैसे हमारा घर था। और मैं और मेरा ब्रदर, हम ट्विंस थे, और मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर थे। और एक बहुत ट्रेडिशनल और बहुत कल्चरल, हाँ जी, जो आप अपने बच्चों को एक अपब्रिंगिंग देते हैं कि टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग और एक अच्छा इंसान बनो और एक अच्छा नागरिक बनो, उस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग थी। और थोड़ा हमारे घर में हम थोड़ा गर्ल्स को बहुत शील्डेड अपब्रिंगिंग देते थे, बिकॉज मैं राजपूत कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि थोड़ा गर्ल्स को उतनी फ्रीडम नहीं होती है अपनी बातों को खुद कहने का या करने का। तो ज्यादातर जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं उनका ही ज्यादा से होता था हर डिसीजन एक गर्ल के लिए लेने के लिए। मैं थोड़ा सा उसमें लकी थी कि मेरे पेरेंट्स जो कि इस चीज में इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो लड़के और लड़के का फर्क हमारे समाज में है। तो मैं एक बहुत शांत और बहुत सरल, जिसको मैं कहूंगी कि बहुत हमेशा डिपेंडेंट रहने वाली अपने भाई पे या अपने डैड पे, और मतलब जो भी मुझे
तब जानता था, और जिसने मुझे अब देखते हैं कि वो मानते नहीं है कि वही शादी है, कि इतना लाइफ में डिफरेंस आ गया है। हाँ मतलब बहुत एक कितना डरी सहमी और ज्यादा चीजों को खुद खुद कोई डिसीजन ना ले पाने वाली। हमने सुना है कि जब आपके लिए शादी का प्रपोजल आया तो शायद उस वक्त आपकी पढ़ाई ही चल रही थी, राइट? हाँ जी, मैं उस टाइम बीए फर्स्ट ईयर में थी, इनफैक्ट कॉलेज में पहुंची थी जी। और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रही थी तभी प्रपोजल आया था, और मैंने फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जाम शादी के बाद ही दिया था। तो बहुत अर्ली मैरिज हो गई थी मेरी, मैं 19 की थी जब मैरिज हो गई थी। तो हमारे यहाँ गर्ल्स की अर्ली मैरिज मतलब बहुत लेट होगा तो 21 तक, जो हम बात कर रहे हैं आज से 20 साल पहले की, 20-22 साल पहले की। हमारे यहाँ आज भी लड़कियों को 21-22 में बोलते हैं शादी करने के। अब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन आज भी जो एक थॉट प्रोसेस है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर हो जाए। जी जी। हाँ, मतलब हमारे यहाँ का एक थॉट प्रोसेस है कि बस शादी कर लो, उसके बाद जो करना है करते रहो। जी, अब कह सकते हैं 20 साल बाद काफी समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, हर तरफ आ रहा है, तो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अच्छा, अब बताइए सब मैम के मेजर अविनाश सिंह जी, और जब आपका प्रपोजल आया तो मतलब जैसे आपने कहा कि आप कभी अपने डिसीजन तो लेती नहीं थी, तो डिसीजन बेसिकली फैमिली का रहा कि शादी करें, बट यू वर हैप्पी विद दैट। एंड हाउ वाज मेजर साहब एटीट्यूड टुवर्ड द मैरिज, टुवर्ड्स वाइफ, टुवर्ड्स द किड व्हिच यू हैड देन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज शायद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन इनके नेचर और मेरे हस्बैंड की पूरे ओवरऑल एक पर्सनालिटी की वजह से ही डिपेंड हुआ था। क्योंकि जब ये मैरिज का प्रपोजल आया तो मैं बहुत टीन नहीं थी ना, मैं इतना, मुझे सुनकर भी कोई खुशी नहीं हुई, बिकॉज मुझे लगता था मैं भी बहुत ज्यादा यंग हूँ और पढ़ाई करनी है। तो मैंने अपनी मदर को बोला भी कि मुझे अभी नहीं करना है इतनी जल्दी शादी। तो मेरे मम्मा ने भी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चीज के लोग के लिए, वो मेरी आंटी हो गई तो उनका ये कहना था कि एक बार मिल लेते हैं। अच्छे आर्मी का जो एक क्रेज था वो मेरी मदर में बहुत ज्यादा था, और मैंने कभी आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कभी देखा था ना कभी मेरा ऐसा कोई फर्स्ट हैंड कोई एक्सपीरियंस था कि मैं आर्मी के बारे में कुछ जानूं। जो भी सुना था मेरी मदर और फादर से ही सुना था, और आर्मी का क्रेज आज भी उतना ही है जितना 20-25 साल पहले था। तो मेरी मदर का ये कहना था मिल लो, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम शादी करेंगे, एक बार मिलने में कोई खराबी नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छी फैमिली की। तो इसी थॉट के साथ मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेती हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर मन में सोचा कि मैं जिसको लड़के को मिलूंगी मैं उसको ये बोल दूंगी कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो आप मना कर दो, क्योंकि मैं अगर मना करूंगी तो शायद मेरे घर में लोग अग्री नहीं करेंगे। तो अगर लड़के की तरफ से मना हो जाएगा तो बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये सोच के तो ये सोच के हमारा इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं इनको मिली। लेकिन जब मैं इनको मिली तो हम बाहर एक रेस्टोरेंट में मिले, और मेरे पेरेंट्स भी थे, इनके पेरेंट्स भी थे, सब लोग थे। तो हम पहले पहुंच गए थे, और जब मैंने इनको अंदर एंटर करते हुए देखा तो एक बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत एक फेस को देखते ही एक आप जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बहुत शांत चेहरा। मतलब इनफैक्ट वो जो 10-15 कदम वो लेके जब तक हमारी टेबल तक पहुंचे, उसमें मतलब मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ से ये चेंज हो गया कि मतलब लव एट फर्स्ट साइट, you should not be saying no. You can say that. I think I experienced what is love at first sight, you can say. और मतलब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं कि मतलब आप देख के आप इट इज हार्ड टू फाइंड व्हाई यू शुड से नो टू सच अ पर्सन। तो इस तरह से फिर हम मिले, बात किया। तो इनफैक्ट I started praying कि he should not say no, and that's the most funny thing in my, and I used to tell him a lot कि मतलब मैं ऐसा सोचती थी, बाद में मैंने बताया तो बहुत अच्छे से ये, and we both actually fell for each other in the first meeting. Right. उसके बाद the unfortunate incident happened. वो उसके बारे में बताइए, क्या था इंसिडेंट, और उन्होंने 4 टेररिस्ट को मेजर अविनाश ने पहले मारा, उसके बाद। जी
2000 में इनकी पोस्टिंग जामनगर से जम्मू एंड कश्मीर में आई, एक राष्ट्रीय राइफल जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में तैनात था, इनको वहीं पे जाना था। इनफैक्ट जब इनकी पोस्टिंग आई तो मैं बहुत अनहैप्पी हो गई, बिकॉज एक दो ऑफिसर्स का मैंने सुना था कि ऐसे शहीद हो गए हैं JNK में, तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठ गया था और मैं काफी इंसिस्ट कर रही थी इनको कि आप मत जाओ, आप या तो पोस्टिंग चेंज करा लो या आदमी छोड़ दो। तो उस टाइम इन्होंने मुझे यही समझाया कि दिस इज माय जॉब, मतलब आई हैव वॉर्न दिस यूनिफॉर्म सर्व द कंट्री, माय फैमिली इज नॉट माय प्रायोरिटी, माय कंट्री एंड माय यूनिफॉर्म के हमने एक ओथ लिया है वो इम्पोर्टेंट है, एंड यू बीइंग एन आर्मी वाइफ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और सब जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहला ऑफिसर हूँ, पहला सोल्जर हूँ जो JNK में जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और शायद मैं इतना उस चीज की ग्रेविटी को समझ नहीं पा रही थी, पर कहीं ना कहीं मन में एक डर क्यों था, क्योंकि मैंने ऐसा तुरंत सुना था किसी की डेथ हो गई जिनको मैं जानती थी, हमारे यूनिट के एक ऑफिसर थे। तो एक मन में एक डर तो बैठा ही था। ठीक है, आप अभी कभी भी अपने लिए आप बुरा नहीं सोचते कि आपके साथ कुछ बुरा होगा। तो मैं फिर मेरे हस्बैंड जब JNK चले गए तो मैं अपने इन-लॉज के पास कानपुर आके रहने लगी। और 2001 सितंबर 2001 28 सितंबर 2001 को वाइल ऑन पेट्रोलिंग ड्यूटी इनको कुछ टेररिस्ट के कहीं छुपे होने की कुछ इंफॉर्मेशन मिली। अपनी टीम के साथ इन्होंने उस पर अटैक किया, एंड he killed 4 terrorists, but in the bargain he got bullet injuries and he lost his life. तो 20 सितंबर 2001 को ये शहीद हुए, और मतलब आई थिंक हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो। सबसे ज्यादा आप जिस पे डिपेंडेंट हूँ आप, मतलब ही वाज द पिलर ऑफ डेफिनेटली माय लाइफ एंड माय सन्स लाइफ, और नॉट ओनली अस, मुझे लगता है पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सभी पूरा सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कोई भी अपना घर का एक बंदा चला जाता है। सो या दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड डे फॉर अस, जब हमें खबर आई कि ऐसे शहीद हो गए हैं जी। तो मेरे फादर इन लॉ को कॉल आया था, उस टाइम मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन पे कॉल आया था। तो कॉल भी 3 बार में आया। फर्स्ट कॉल था कि ही वाज इंजर्ड, सेकंड वाज ही वाज सीरियसली इंजर्ड, थर्ड वाज दैट ही इज नो मोर, क्योंकि वो एक बार में आपको नहीं बताते हैं कि ही इज नो मोर, बिकॉज़ दे जस्ट वांट द फैमिली टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन शालिनी जी, मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप किसी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है तो वो शायद आप हैं, क्योंकि इतने बड़े एक हादसे के बाद आपने एक ये डिसीजन लिया कि आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगी। तो ये कैसे आपने एकदम अचानक डिसीजन लिया, या सोच समझकर किसी की एडवाइस पे लिया, कैसे किया आपने इसको? हाँ, तो ये जो डिसीजन था ये शायद मतलब मुझसे बहुत लोग इस क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे ये डिसीजन एकदम से ले लिया। मतलब ये एकदम से डिसीजन लिया कि शायद कहाँ से उस टाइम माइंड ने कुछ हिम्मत आ जाती है। हाँ, एक स्ट्रेंथ एक अंदर से कहाँ से आया। इनकी डेथ के बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी, और शायद आप ये कह लें कि मैं एक तरह से डिप्रेशन और ट्रॉमा में ही चली गई थी। तो और एक जीने की इच्छा जिसको कहते हैं ना, वो भी मैंने खत्म सी हो गई। तो मतलब अंदर से कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा था कि अभी मैं करूंगी क्या बस। और थोड़ा हमारे जो इंडियन कल्चर में क्या होता है कि आप जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो वेल विशर्स होते हैं, जो मिलने आते हैं, मे बी दे आर रियली गुड एंड दे आर ट्राइंग टू कन्विंस यू, बट कई बार उनके वर्ड्स भी आपको ऐसा होपलेस फील करा देते हैं कि अब कैसे रहोगे, अब क्या होगा। तो शायद ये सब वर्ड्स कान में पड़ते, तो शायद जेन्युइनली वो वरीड होंगे कि इतनी यंग है, बिकॉज तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरी एज 23 कंप्लीट भी नहीं हुई थी। और ध्रुव कितने साल के थे? ध्रुव बस 2 इयर्स का कंप्लीट हुआ ही था, एग्जैक्ट 2 का ही था वो। और तो कई बार कानों में ऐसी चीजें पड़ती हैं तो आपको सच में लगता है कि आप कैसे इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी को एक बच्चे के साथ कैसे जियोगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल डिपेंडेंट थी। कोई भी जो मेरे घर का मेल मेंबर होगा उस पर, चाहे वो मेरा ब्रदर हो, चाहे फादर हो, और शादी के बाद वो मेरा हस्बैंड हो गए, कि मतलब मेरे लिए कोई भी चीज अपने आप करना
इम्पॉसिबल था। और इतना ज्यादा मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी कि मुझे कोई रोड आगे दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरे लिए बस एक मतलब इंसान अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या छोड़ देता है, जस्ट टू जीने की इच्छा खत्म कर देता है। लड़ने से पहले वो जीने की इच्छा खत्म कर देता है। तो मेरे अंदर भी वो चीज आया। लेकिन कुछ इनके यूनिट के ऑफिसर्स आए थे जो मुझसे मिले, और सभी बहुत तकलीफ में थे कि बिकॉज मेरे हस्बैंड की एज भी बहुत कम थी, बच्चा भी छोटा था। तो सबने मुझे एक बोला कि आप मैम ज्वाइन कर सकते हो, आदमी आपका एज कम है, 25 लिमिट होता है, तो उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई कोटा नहीं है, बिकॉज आर्मी में ऐसा कुछ चलता नहीं है। तो आपको सारा एग्जाम पास करना पड़ेगा, चाहे वो रिटन हो चाहे फिजिकल हो। बट अगर आप एक अटेम्प्ट दोगे तो वो कर सकते हो। एंड उस टाइम मैं बहुत लॉस्ट लुक उन लोगों को दिया कि मतलब जैसे कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो, कि उनको पता है कि कितनी कमजोर लेडी जो मतलब धूप में भी नहीं जाती है, सिर्फ घर में रहती है, जो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, वो मतलब कैसे मैं ये करूंगी। तो मैंने उस टाइम तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आई जस्ट लेफ्ट विद दैट थॉट। ये माइंड में कहीं रह गया मेरे कि अभी मैं एक डेड एंड पे बैठी हूँ और मैं एक सिर्फ अपनी लाइफ को सोच रही हूँ, छोड़ देती हूँ बच्चे के साथ। आई शुड फिनिश माई सेल्फ, या मैं क्या करूँ, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक मुझे ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि बहुत मुश्किल है। तो लाइफ तो अब वैसे भी आसान नहीं रह गई, हस्बैंड के बिना कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, तो क्यों ना मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो जब मैंने ये बात अपने घर में शेयर की, अपने लॉस से, अपने पेरेंट्स से, तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन किसी और ने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज उनको समझ नहीं आया कि मतलब जैसा कि मैंने बताया, हम एक कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली से थे, वहां पे लड़कियों का बाहर जाना कुछ करना। तो मेरे फादर इन लॉ को ये लगा कि समाज में लोग क्या कहेंगे कि बेटे के जाते ही ये पता नहीं क्या करने लगी। और उस टाइम लेडी ऑफिसर्स आर्मी में इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी सी थी, 500-600 थी पूरी इतनी बड़ी इंडियन आर्मी में। तो कोई इतना जानता नहीं था, तो कोई भी अग्री नहीं हुआ। तो शायद वहीं से कहते हैं, आपको कोई अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो शायद मैंने अपने घर से ही वो लड़ाई की शुरुआत की। मैं आई वॉज एडमेंट कि मैं तो करूंगी, और लेट मी, आई विल गिव इट अ ट्राई। नहीं होगा तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं हुआ तो आई थिंक इसी थॉट के साथ। और जरूर मैंने उस टाइम अपने हस्बैंड को जरूर याद किया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं रूम में बैठी थी अकेले, और मैं सोच रही थी कि जो मैं इस डिसीजन को बोलने जा रही हूँ सबको कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो एक कहीं अंदर से ऐसे लगा कि ही सेड दैट आई एम विद यू, यू जस्ट मूव अहेड एंड टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। और अपने बेटे को भी देखा, ही वाज आल्सो अनअवेयर कि क्या हुआ है, अपना आराम से खेल रहा है। तो मैंने कहा, एक बच्चा इतने घर के गमगीन माहौल में भी अगर वो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, तो हम किस लिए लाइफ के चैलेंजेस को हंस के नहीं झेल सकते। तो हमें भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आई थिंक इन्हीं सब थॉट्स के साथ मैंने आर्मी में जाने का फैसला किया, और ये सारा विद इन 2 months ऑफ हिज डेथ था। इट इज मतलब सिर्फ इनकी डेथ को 2 महीने हुए थे जब मैंने आर्मी का फॉर्म भरा और एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अपेयर हुई थी मैं। इनफैक्ट जब पोस्टमसली मेजर अविनाश सिंह को जब कीर्ति चक्र मिला था, तो आप यूनिफॉर्म में उसको लेने गए थे, राइट? जी। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, जो आप कह सकते हो, अब मैं उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ अपनी लाइफ का। और उससे भी बड़ा एक ट्रिब्यूट जो मैं अपनी हस्बैंड की शहादत को पे कर सकती हूँ। ये आज भी मैं, इससे ऊपर मेरे लिए कोई अचीवमेंट आज अभी तक नहीं हुआ है। आर्मी की ट्रेनिंग बहुत टफ थी मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा, बिकॉज एक मेंटली भी मैं वीक थी, फिजिकली, इमोशनली, बिकॉज हस्बैंड की डेथ हुई है, फिर ट्रेनिंग के टाइम बच्चे से भी दूर हो गई। तो इन सब मनोस्थिति में उस ट्रेनिंग को पूरा करना, और इनकी शहादत के 1 साल के अंदर मैं आर्मी ऑफिसर बनी। और आर्मी ऑफिसर बनने के बाद जो पहला एक जो पब्लिक अपीयरेंस हुआ, वो मेरा था टू रिसीव हिज गैलेंट्री अवार्ड, जो कि इनको कीर्ति चक्र मिला, जो कि हमारा 2nd हाईएस्ट वीरता पुरस्कार है।
जी। और उसको हमने APJ अब्दुल कलाम जी ने उसको मुझे सौंपा। तो शायद जब मैं पोडियम तक जा रही थी, वो एक आप कह सकते हैं, जैसा मैं हमेशा अपनी टॉक्स में कहती हूँ, सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ लॉस एंड टीयर्स, सब कुछ मेरे साथ चल रहा था कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ा अवार्ड मिल रहा है, मैं जा भी रही हूँ, बट मैंने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा यूनिफॉर्म इज जस्ट अ मीडियम, इट इज माय हस्बैंड एंड द अवार्ड, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो मैं उस अवार्ड को साड़ी या सूट में भी ले सकती थी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इतने कम टाइम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, जहाँ पूरी दुनिया मुझे कमजोर और वीक कह रही थी, हमने एक टेबल को टर्न कर दिया एंड सडनली सबकी नजरों में मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई, जो कि इतना बड़ा डिसीजन लेके उसमें सक्सीड होके आज प्रेसिडेंट के सामने यूनिफॉर्म में खड़ी है, पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो गई। इट वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, बहुत इस चीज को अप्रिशिएट किया था। इनफैक्ट अब्दुल कलाम जी ने भी उस टाइम हमारे बारे में जब सुना तो उन्होंने हम दोनों, मुझे और मेरे हस्बैंड के लिए बोला कि इंडिया इज प्राउड टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कपल। बहुत अच्छा सुन के उस टाइम बहुत अच्छा लगा, और आज भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, तो शायद ये उन्हीं में से कुछ है। आप किस वर्ष में आपने, किस साल में आपने आर्मी को छोड़ा था? मैंने 2007 सितंबर 2007 में मैंने 5 इयर्स करके 5 इयर्स शॉर्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था जी। हाँ, मैंने शॉर्ट सर्विस करके 5 इयर्स और बढ़ सकता था, लेकिन मैंने इसको आगे एक्सटेंशन नहीं लिया और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑप्ट करके मैंने MBA खत्म किया और फिर मैंने बाहर कॉर्पोरेट में जॉब किया। हाँ, उस जॉब आपने करते रहे, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसके कुछ सालों के बाद आपने ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा लिया। वो एक बिल्कुल नया एक आयाम था जिंदगी का, मतलब एक यूनिक। तो हाँ, तो आर्मी छोड़ने के बाद मैंने कॉर्पोरेट में जॉब स्टार्ट किया जी। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, एक रोड एक्सीडेंट की विक्टिम हुई मैं जी, जिसमें मुझे काफी इंजरीज हुई। 17-18 फ्रैक्चर हुए, ओपन फ्रैक्चर से, जिसमें बॉडी में इम्प्लांट्स लगे और अभी भी मेरे इम्प्लांट्स हैं। मेरे कुछ परमानेंट डिसेबिलिटीज भी हैं जो इतना लोगों को दिखती नहीं है, बट मुझे पता है कि क्या क्या है। तो उसमें मैं लंबे टाइम तक, तो 8-10 महीने तक के लिए बेड रिडन हो गई थी और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रन अगेन और थोड़ा लिम्पिंग रहेगी लाइफ में। तो मैं कोई ऐसे पैशनेट रनर तो नहीं थी, लेकिन ये था कि आर्मी में जाने के बाद इट जस्ट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, रनिंग एंड कीपिंग योरसेल्फ फिजिकली फिट। तो मेरे लिए एक वो चैलेंज हो गया कि, तो धीरे धीरे मैंने इस चीज को किया कि नहीं, मैं वापस रनिंग को पिक करूंगी, जिसमें डॉक्टर्स ने मुझे बोला भी कि आई शुड नॉट बी स्ट्रेचिंग माई सेल्फ बिकॉज उससे आगे फर्दर इंजरीज हो सकती है। बट कई बार होता है कि आपको अपने अंदर की आवाज कई बार सुननी चाहिए। ठीक है, लोग आपको जो एडवाइस कराए आप उनकी एडवाइस को मानो, पर आपका अंदर से मन क्या कह रहा है उसको भी सुन लेना चाहिए। तो शायद मैंने उसी को करते हुए धीरे धीरे अपनी वापस रनिंग पे किया। मेरे को कोई 1.5 से 2 साल लगे फ्रॉम वॉकिंग टिल रनिंग में। बहुत डिफिकल्ट था वो भी, काफी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी। हाँ, बिकॉज एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल बॉडी 8-10 मंथ तक आप हॉस्पिटल में, फिर घर में बैठे ही पड़े रहे, तो बॉडी की स्ट्रेंथ स्टेमिना सब खत्म हो गई थी। इसको डेवलप करना, तो वापस मैं मैंने फिर मैराथन में पार्टिसिपेट किया, मैराथन रनर बनी मैं धीरे धीरे मैराथन में पार्ट लेते लेते। छोटे से स्टार्ट करते करते फिर आई यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर रेगुलरली। और इसके बाद ब्यूटी पैजेंट तो शायद मेरे थॉट में भी नहीं था, बस ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि इतनी डायनामिक लाइफ है, इतना कुछ यू हैव डन एंड व्हाई नॉट लेट अदर वुमेन गेट इंस्पायर्ड, बिकॉज हमारी कंट्री में वुमेन बहुत जल्दी लाइफ को गिव अप कर देती है, सर्कमस्टांसेस के आगे घुटने टेक देती हैं। तो योर लाइफ इज गोइंग टू एटलीस्ट गिव देम सम होप कि भाई मैं भी एक आम इंसान हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो मैंने शायद इन सब थॉट्स को इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक ब्यूटी पैजेंट मुझे अट्रैक्ट कर गया कि क्यों नहीं मैं पार्टिसिपेट करूँ, लेट मी सी व्हाट एक्चुअली ब्यूटी पैजेंट इज, और क्या और कहीं ना कहीं एक हिडन डिजायर्स होती है, टू लुक गुड, टू ड्रेस अप, एंड ये हर लड़की का एक वो होता है कि अच्छे
ड्रेसेस पहनो, मेकअप करो. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा वो हिडन रहा होगा, बिकॉज लाइफ इतनी चैलेंजिंग थी कि कभी उस तरफ टाइम ही नहीं मिला. और यही सब सोचते हुए मैंने फॉर्म भरा, ऑडिशंस दिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड. और जब And you were मैं crowned गई, as classic Mrs. India Queen of Substance. हाँ जी, क्लासिक मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2017 मेरा टाइटल है. 2017 में मैं क्राउन हुई थी जी. तो क्लासिक इसलिए है क्योंकि इसमें दो कैटेगरी थी, एक अंडर 35 और एक ओवर 35. ओवर 35 वाली कैटेगरी वाज क्लासिक, सो आई वाज अबव 35. आई वाज 38 और 39 व्हेन आई वाज क्राउन्ड मिसेस इंडिया. तो मतलब क्राउनिंग तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज पैजेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड से गर्ल्स जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स थी वो आई थी. ओके. एंड मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी तैयारी कोई कम थी, पर उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि उन लोगों ने कर रखी थी. जैसे कि मैं आर्मी में ट्रेनिंग के टाइम बहुत एकदम से पहुंच गई विद लॉट ऑफ बैगेज. तो ऐसे ही मैं इसमें भी पहुंच गई. तो उस टाइम घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नौकरी थी, एंड एज अ सिंगल पेरेंट बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं. तो इन सबको करते हुए भी मैंने फिर पार्टिसिपेट किया और आई अगेन वॉक द रैम्प एज अ विनर. आई थिंक वो आइसिंग ऑन द केक था, बिकॉज मेरे लिए था केक एक्सपीरियंस करना. विनिंग और लूजिंग मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लाइफ में यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग. winning and losing is part of what you are experiencing or what you are trying to do. अगर हम winning और losing के डर से चीजों में पार्ट लेना छोड़ देंगे तो हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. तो जो रिस्क लेके एक लेवल तक पहुंच जाता है, मुझे लगता है वो विनर ही है. और बाकी इट इज ऑल नंबर गेम की कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है. इट इज हार्डली बिग थिंग. शालिनी जी, मैं फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा. एज एन आर्मी ऑफिसर, कोई ऐसे इंसिडेंसेस जो आपको याद हो, बहुत ब्रीफ में आप बताना चाहें? मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी हुए हैं घटनाएं जहां आप जीवन को बाल बाल बचा है. यू एक्चुअली participated in some kind of operations there. एग्जैक्टली तो ऐसा मैंने किसी डायरेक्ट ऑपरेशन में पार्ट नहीं लिया, लेकिन जब मैं कमीशन हुई थी एज एन ऑफिसर, उस टाइम ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, ऑप पराक्रम. तो हमारी सारी इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो रखी थी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, व्हिच इज लाइक कि वी वर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन. और तो मेरी अभी पोस्टिंग बाड़मेर में हुई, राजस्थान के पास एक जगह है बाड़मेर में भी एक कोई जगह थी जलिपा. इसमें हमें टेंट में रहना था और बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था मेरे लिए. नया बिल्कुल इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी एक्साइज एरिया में जा रखी थी, तो मैंने टेंट में रहते हुए ऑफिसर्स को देखा था और मैं खुद भी रही थी उनके साथ. लेकिन खुद यूनिफॉर्म में जाके एक ऑफिसर की तरह रहना मेरे लिए अलग सा एक्सपीरियंस था. तो वो एक वॉर लाइक सिचुएशन थी जहाँ पे आप कभी भी एनिमी आप पे अटैक कर सकता है और आप अपने जो आपका काम है वो बिल्कुल, मैं ऑर्डिनेंस कोर में थी जिसका काम होता है कि जो लड़ाई कर रही है सेना हमारी आर्मी, उनको सारा सामान सप्लाई करना, चाहे वो गोला बारूद हो, चाहे वो उनके कपड़े हों, चाहे उनका एनीथिंग, जो फूड फॉडर और मेडिसिन को हटा के आप आर्मी में जो भी देखते हैं वो ऑर्डिनेंस का काम होता है सप्लाई करना. तो मेरा एक बहुत क्रूशियल रोल था उसमें. मैं डेपो इंचार्ज थी और डेपो इंचार्ज का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या सामान आ रहा है और क्या जा रहा है, उसको पूरा आप एकदम एक्यूरेसी के साथ जाना चाहिए. और डेपो पे अटैक बहुत वो हो जाता है कि अगर आपका डेपो ही उड़ा देंगे तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं. तो उसकी एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और कैसे सारी जो हमारे लेट डाउन SOPs होते हैं उनको फॉलो करना. तो क्योंकि मैं बहुत नई थी, बिल्कुल नया जॉब था, 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ था, तो और जो मैं रोल हैंडल कर रही थी वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल का रोल था जिसमें हमें वहां दिया गया था. तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग था. और थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये जरूर रहता था कि मुझे अच्छे से बहुत सिंसियरली हर टास्क को करना है, बिकॉज कहीं किसी को ये न लगे कि ये शहीद सो एंड सो की वाइफ है तो ये काम नहीं कर रही है. तो थैंकफुली आई वाज ओवर सिंसियर, यू कैन से. मैं बहुत ज्यादा तत्परता से और बहुत डिटेल्स में जाके अपना काम कर रही थी. तो ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं बिल्कुल एक वॉर लाइक उसमें थे, जहाँ आप मार्केट में नहीं जा सकते थे, पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते थे. हम हमेशा
विद सिक्योरिटी ही मूव करते थे कि कहीं हमारे ऊपर अटैक न हो जाए। तो हाँ, ये एक एक्सपीरियंस ऑफ पराक्रम में मुझे। क्या बात। शालिनी जी, आप ने बहुत सा सोशल वर्क भी किया है, वॉर विडोज के लिए काम किया है, बट एट द सेम टाइम 2-3 साल पहले शायद आपने पॉलिटिकल एक मूव लिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो फ्रॉम ए शालिनी, जो एक जिसे कहते हैं, आप बता, छुई मुई का फूल एक घर में ना बोल सकती है, उससे आप एक ऑफिसर की वाइफ हुई, फिर एक शहीद की वाइफ रही, फिर आप खुद आर्मी में चले गए, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट लाइफ जी, फिर आप ब्यूटी पेजेंट में आ गए, और फाइनली पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन कैसे लिया? ऐसे कोई सुने तो लगे कितनी कंफ्यूज है ये लेडी, तो पता ही नहीं करना क्या है। नहीं, लेकिन जहां आपने जो किया वो अपने आप में उपलब्धि बन गया। दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। तो पॉलिटिक्स मैं मतलब आपको सुन के हैरानी हुई थी, मैं बिल्कुल अपॉलिटिकल थी, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। और इनफैक्ट अभी भी उतना ज्यादा मैं वो पॉलिटिकल चीजें जो कहते हैं ना, डोंट बी पॉलिटिकल, एक बड़ा कॉमन वर्ड, मतलब अभी तक आप एक पॉलिटिशियन नहीं बन पाई हैं अभी तक? मैं भी एक पॉलिटिशियन नहीं बन पाई हूँ, आई एम स्टिल इन ट्रांजिट मोड, ट्रांजिशन हो रहा है मेरा। तो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी, मैं कई सारे एनजीओ के साथ जुड़ी थी, मैं इंडिपेंडेंटली भी बहुत सोशल वर्क करती थी। सो एक शायद एक सेटिस्फैक्शन मिलता था मुझे लोगों की हेल्प करना, और किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प कर पाऊँ, मेरे को एक बहुत अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता था, क्योंकि मुझे लगा था मैं चाहे जिस मुकाम पर भी पहुंची हूँ, कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे डायरेक्टली किया चाहे इनडायरेक्टली किया, तो मेरा उतना ही एक फर्ज बनता है कि मैं जितना किसी को कर पाऊँ उतना करूँ। तो और मैं दिल्ली में सेटल हो गई, यहीं पे रह रही थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि बहुत सारे काम जो हमारे इस वजह से रुक जाते हैं, जो मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ बट किसी पॉलिटिकल कारण से रुक जाएगा कि फलाना एमएलए को मिलो, एमपी को मिलो, इसको मिलो। तो और मैं कुछ नहीं जानती थी कि क्या ये सब है। तो फिर मुझे लगा कि शायद अगर मैं इस फील्ड में चली जाती हूँ तो मे बी आई कैन, मैं ज्यादा अप्रोचेबल हो जाऊंगी, लोगों को मैं डायरेक्टली जान पाऊंगी, मैं लोगों की और हेल्प कर पाऊंगी। तो इस थॉट के साथ मैंने सोचा मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। तो इनफैक्ट माय ब्रदर आल्सो सेड कि यार इट इज नॉट योर ब्यूटी पैजेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पे। तो आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग विद एनी कि मुझे कोई बहुत पॉलिटिकल एम्बिशन से मैं जा रही हूँ। मेरा है कि आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड माय स्कोप ऑफ सोशल वर्क, थोड़ा मेरा अपना दायरा बढ़ जाएगा, मैं एक बार फोन उठा के 4 लोगों से बात कर पाऊंगी, जो मैं अभी सोचती हूँ किसको पूछूं किसको बोलूं। exactly. तो इतना ही मेरा एक थॉट प्रोसेस था। और फिर दिल्ली में रहते हुए, और क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं थी, तो मुझे किसी विशेष पार्टी से कोई लगाव नहीं था कि मुझे किसी पर्टिकुलर पार्टी में जाना। बट ये डेफिनेटली था कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम काफी आता था कि दिल्ली में उन्होंने काफी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये किया है। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने जो भी सुना था कि स्कूल में, हॉस्पिटल्स में ये सब किया है, तो मैं खुद चेक करने गई कि क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किए जो इतना हम क्लेम करते हैं, जो हम देखते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी, बिकॉज जो हमने देखा था कि कैसे स्कूल्स होते हैं सरकारी, या कैसे हॉस्पिटल्स की कंडीशन होती है, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई कि अगर मेरा ऐसा मानना था कि अगर एक स्कूल चेंज हुआ है, एक हॉस्पिटल चेंज हुआ है, तो हुआ तो है, एटलीस्ट किसी ने किया तो है ना, इतने सालों में तो किसी ने नहीं किया। सो ऑन दैट थॉट प्रोसेस मुझे लगा मुझे दिल्ली में रहना है, और तो व्हाई नॉट बी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे काम कर रही है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ, एंड आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क, तो मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने फिर 2019 में, बिगिनिंग ऑफ 2019 मैंने इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी, एंड अभी 2.5 साल पूरे हो गए ना। आई एम वेरी ग्लैड कि अभी तक तो आई एम सेलिंग थ्रू। इट इज नॉट एन इजी फील्ड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है। पॉलिटिकल लाइफ इज नॉट ए इजी लाइफ, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है, और कुछ लोगों की जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियल होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि एक पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिकल लोगों का एक जो
समाज में एक माइंडसेट बन गया है कि ठीक नहीं होते हैं, ये नहीं होते, तो कहीं ना कहीं शायद मेरे इसमें स्टेप इन करने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। होगा जी। और अरविंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर हम लोग ये कहें कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते और मैं ये कह के पीछे हट जाऊं, तो फिर हम ही लोग गंदे लोगों को आगे आने दे रहे हैं, जो फिर हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो हम फिर पढ़े लिखे लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आई ट्रूली अग्री विद हिम। और ऑन दैट थॉट प्रोसेस जो भी काम होता है मैं करती हूँ बहुत सिंसियरली, मैं अपने सारे काम अभी भी करती हूँ। एंड thankfully it's like a good एक रिलेशनशिप मेरा बना हुआ है पार्टी में लोगों से। और काफी कोविड के टाइम हमने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाई। मैं आई थिंक शायद मैं अगर नहीं होती एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितना मैंने हेल्प एक्सटेंड किया मैं नहीं कर पाती। इस बात को मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि शायद जो मैंने सोचा था कि किस वजह से मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए, तो कोविड में मैंने, क्योंकि 2019 में ज्वाइन किया और एक साल के अंदर ही कोविड का स्टार्ट हो गया और तब से हम डील ही कर रहे हैं। तो इसमें मैंने बहुत लोगों की हेल्प कर पाई, हॉस्पिटल्स में राशन दिलाना, लोगों की जॉब्स चली गई है या फैमिली बिल्कुल मतलब छोटे जिसका हर चीज के लिए लोग गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो आई थिंक या जिस थॉट के साथ में आई थी वो मैं कर पा रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। बाकी ऐसा मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। जो रास्ते खुलते जाएंगे मैं बस उस पर चलती हूँ, मेरे लिए बस ये है। It's an amazing journey with a lot of issues, problems, sufferings, but again coming out of it, बाहर निकल के आना, फिर एक नई मंजिल को तलाशना और फिर उस रास्ते पे चलना और फिर उसको अचीव करना और फिर कुछ नया तलाशना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट शालिनी जी, कि जो आप विश करें वो पूरा हो, और जो अभी तक आपने किया है उसके लिए all credit goes to you, and of course to the memories of your husband। और हमें of course नाज है ऐसे शहीदों पे, और आप जैसी वाइफ्स पे जो श्रद्धांजलि देने के लिए या उनकी मेमोरीज को आगे रखने के लिए खुद आर्मी ज्वाइन कर लें। आई थिंक यू आर ए सोर्स ऑफ बिग inspiration for everyone, and with this I thank you for sparing time for us. It has been an honor. Thanks a lot, Atul ji. I really enjoyed exchanging my thoughts with you, and I wish you all the best. And thank you. And I'm honored to be part of this show. And thanks to all the audience for listening to me. Thanks a lot. Thank you.